तो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सभी चैप्टर्स के MCQs। ये MCQs आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आने वाले हो। इसके अलावा मैंने आपको पूरा सिलेबस एनिमेशन तरीके से करा दिया है और सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ही उपलब्ध हैं। उन्हें जाइए और देखिए। जो फर्स्ट बुक है उसके 4 चैप्टर और जो सेकंड बुक है उसके 3 चैप्टर्स सभी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन्हें देखिए और आप लोगों का जो फर्ज है वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन MCQs को कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन पेपर आपका जाने वाला है। जो चैनल पर पहली बार आया है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही मेरा साथ दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना MCQs। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में बात करने वाले विद्वान कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखे हैं अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खिम, CW मिल्स। तो देखो, जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में जिन्होंने बात करी थी वो थे हमारे CW मिल्स। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CW मिल्स। इन्होंने बात करी थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि समाज में प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। ऐसा कौन सा समाज है? क्या पुरातन समाज है, क्या आधुनिक समाज है, या फिर जटिल समाज है, या सरल समाज है? तो ऐसा कौन सा समाज होता है जिसमें प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध की बात होती है? तो देखो, वो समाज जो होता है जिसके अंदर हम प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सरल समाज। तो सरल समाज के अंदर ही हम प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की बात करते हैं। जटिल समाज जो होता है उसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, औपचारिक संबंधों की बात करी जाती है। पुरातन समाज वो होता है जो पुराना समाज था, या फिर जिसको कह सकते हैं प्राचीन जो समाज था वो। आधुनिक समाज वो है जो आज हम जिसकी बात करते हैं, ये आधुनिक समाज है। तो इसी तरीके से मैंने आपको चारों ऑप्शंस समझा दिए हैं। चारों ऑप्शन से यानी कि 4 क्वेश्चन भी हमने इसके माध्यम से कर दिए हैं। टोटल जो MCQs हमारे पास में रहने वाले हैं वो हैं 50+। लेकिन जो मैं इसके बीच में एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये हमारे जो MCQs होंगे वो मोर देन 70 हो जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कि समाजशास्त्र शब्द अगस्त कॉम्टे द्वारा किस वर्ष में गढ़ा गया था। देखो, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहला समाजशास्त्र शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था अगस्त कॉम्टे ने। 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया। सेकंड, कब दिया गया था? 1828 में, 1818 में, 1838 में, या 1848 में? तो अगस्त कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र शब्द दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर सी, 1838 में। फिर हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषताएं हैं? ए, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक जागरूकता, सहयोग व संघर्ष, या उपरोक्त सभी? तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हमारे को समाज के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? आत्मनिर्भरता मिलती है भाई, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है। पारस्परिक जागरूकता भी देखने को मिलती है, सहयोग भी मिलता है और संघर्ष भी देखने को मिलता है। लड़ाइयाँ भी देखते होंगे पड़ोस अड़ोस में सब में, और वही कहीं ना कहीं कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है, ये कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत होता है? तो बाजार जो विनिमय प्रणाली होती है वो कौन सी व्यवस्था में होती है? पूंजीवादी में, समाजवादी में, उदारवादी, या सभी? तो सभी को देखकर ये नहीं कि इस हर बार आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, नहीं। तो बाजार जो विनिमय होता है वो होता है पूंजीवादी व्यवस्था में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है वो लाभ पर आधारित होती है।
लाभ पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभिकथन और कारण। कोई भी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन जल्दी कराता नहीं है यूट्यूब पर, हमेशा बचते रहते हैं, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। कैसे करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो कारण दे रखा है उसके पीछे जो अभिकथन है वो भी ठीक है या नहीं है, तो उसके हिसाब से इसको करा जाता है। तो देखो, अभिकथन है जिसको कह सकते हैं ए यानी कि असर्शन, बहुत से समाजों में ये बहुत से समाजों में, जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र की ओर जाती है। और इस कारण क्या दे रखा है, इसे पितृवंशीय व्यवस्था के रूप में जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। पितृवंशीय में क्या होता है, पिता से पुत्र को मिलती है संपत्ति, पिता के बाद में किसको मिलती है, पुत्र को। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पितृवंशीय। तो क्या है ऑप्शन ए और आर, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, यानी कि जो रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है, वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ द सोशोलॉजी कौन है। तो मैक्स वेबर है कि अगस्त कॉम्टे है, दुर्कीम है, या मैक्स मुलर मिल है। तो जो समाज शास्त्र का जनक बोला जाता है वो बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्टे को। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7th का बी हो जाएगा। अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ द सोशोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, मैं आज आपसे कमेंट में तो फिलहाल कोई भी आंसर नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग अपना मूल्यांकन करिए, आप खुद देखिए कितने आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कमेंट में आपसे किसी का भी आंसर्स नहीं मांगूंगा, सारे मैं यहीं पर सॉल्व करवाऊंगा। आप अपना मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन सा देश था। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो इसके लिए हुई थी, ये ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। जिस कई बार ऑप्शन में इंग्लैंड भी देखने को मिल जाता है, तो इंग्लैंड भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य के सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के डैश हैं, किसके हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध है, विचलन है, कानून है, या अवज्ञा है। तो कार्य की जो सामाजिक मान्यता होती है वो किसके होते हैं, तो बेटा जो भी होता है उसके लिए क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कानून ही सामाजिक मान्यता प्राप्त करने का तरीका होता है। कानून के जरिए ही हम समाज के अंदर मान्यता प्राप्त भी करी जाती है, जो भी कार्य के सामाजिक मान्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। देखो, जिस टाइम पर मैं आपको चैप्टर्स करा रहा था उस टाइम पर ही मैंने आपको जो कथन होते थे उसको मैं बोलता था कि एक एक नंबर में डायरेक्ट कथन उठाकर क्वेश्चन उठाकर पूछ ली जाती है। तो आज देख लो, यही पूछ रहे, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था। मैकाइवर ने कहा था, पेज ने कहा था, या दोनों ने कहा था, या दोनों में से किसी और ने भी नहीं कहा था। तो सामाजिक संबंधों का जो जाल बोला था वो बोला था मैकाइवर और पेज, दोनों ने बोला था। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, मैकाइवर और पेज दोनों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि समाज शास्त्री जिन्हें 1948 में रामपुर में जनगणना का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया गया था 1948 में रामपुर में जनगणना का श्रेय। अगस्त कॉम्टे को, डीपी मुखर्जी को, मैक्स वेबर को, या एम.एन. श्रीनिवास को। तो जो रामपुर में जनगणना का जो श्रेय दिया गया था वो दिया गया था एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मैंने अभी लास्ट चैप्टर कराया और उसी के अंदर मैंने आपको बताया एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। उन वीडियोस को जरूर देख लेना, रामबाण है वो आपके लिए, पेपर के टाइम पर देख लीजिए। पूरा सिलेबस मैंने एनिमेशन तरीके से करा दिया है आपको। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाइयों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में किस प्रकार या किस विचारक ने भेद किया है। तो रॉल्फ लिंटन ने किया है, कार्ल मार्क्स ने किया, अगस्त कॉम्टे ने किया है, या जॉन लॉक ने किया है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति में जो अंतर किया है वो किया है ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ लिंटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ,
कि जाति एक स्थिति है जो किन विशेषताओं पर आधारित होती है। तो जाति क्या है? अर्जित स्थिति है, प्रदत्त स्थिति है, या ए और बी है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो जाति क्या है बेटा? जाति को हम अर्जित नहीं करते हैं, वो हमें पहले से ही मिल जाती है, प्रदत्त स्थिति। चैप्टर में कराया हुआ है मैंने आपको। प्रदत्त स्थिति में क्या था? जाति है, जन्म है, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशंस होता है, वो इसमें आती है। अर्जित में क्या होता है? जो हम समाज से अर्जित करते हैं उसके अंतर्गत है। दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, जिन्होंने उन वीडियोज को देखा है वो बहुत ही आसानी से एमसीक्यूज को कर लेगा। तो वही होता है पेपर के अंदर भी, जो या तो पंखे गिनो या फिर आंसर्स करो। जिसने पढ़ रखा है वो आंसर करेगा, जिसने नहीं पढ़ा तो वो पंखे गिनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, डैश व्यक्तिगत व्यवहार को भी नियमित करने के लिए बोल के उपयोग को सही ठहराता है। तो किसने करा था? तो जाति नियंत्रण है, वर्ग नियंत्रण है, या धर्म नियंत्रण है, या फिर सामाजिक नियंत्रण है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक नियंत्रण। तो समाज के नियंत्रण द्वारा इसको पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जाति का निर्धारण डैश के द्वारा किया जाता है। जाति का निर्धारण कौन करता है? समाज द्वारा, संपत्ति द्वारा, जन्म द्वारा, या सभी के द्वारा? तो मैंने अभी आपको बोला है हर आंसर डी नहीं होता, सभी के द्वारा। तो जाति का निर्धारण कौन करता है? जन्म से जाति निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन कह रहा है प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से होता है। कारण कह रहा है परिवार, गांव और मित्रों के समूह प्राथमिक समूह के उदाहरण है। देखो ए तो सही है, प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों का छोटा समूह होता है, बिल्कुल छोटा समूह होता है। और प्राथमिक समूह में क्या आता है? हमारा परिवार आता है, गांव और मित्र तो नहीं आते हैं। तो यानी कि आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो क्या दिख रहा है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ग होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी 4 टाइप के। 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, एक और रह गया, वो कौन सा है? कृषक वर्ग। यानी कि 4 वर्ग होते हैं ये, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पीजेंट्स, यानी कि कृषक वर्ग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जाति एक डैश व्यवस्था है, खुली व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है, बंद और खुली है, कोई नहीं। तो जाति कैसी है? जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति को नहीं छोड़ सकता कोई भी। तो जाति बहुत ही ज्यादा व्यापार, विवाह, सब कुछ अपने पास में बांध कर रखती है, तो इसलिए बंद व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, जाति और नातेदारी किसके उदाहरण है? प्रदत्त, प्रसिद्धि, अर्जित। अभी बताया मैंने आपको ऊपर ही। तो जाति और नातेदारी किसके हैं? ऑप्शन नंबर ए के प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, किस समाजशास्त्री ने समूह को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में विभाजित किया है? तो किसने बताया था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह समाज होता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, या सी चार्ल्स कूले, या मैक्स वेबर? तो किसने बताया था ये? तो ये हमारे बताए थे चार्ल्स कूले भाई साहब ने। डी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चार्ल्स कूले ने बताया था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, जी एस धुरिये। तो जी एस धुरिये ने भारत की जनजातियों को विशेष संस्कृति समूह के बजाय डैश के रूप में चित्रित किया है। कैसी बताइए उन्होंने? तो पिछड़ी जाति के वर्ग में, पिछड़ा वर्ग, या पिछड़ी जनजाति, या पिछड़ी हिंदू। तो जी एस धुरिये ने कैसा बताया है बेटा? भारत की जनजातियां जो हैं उनको बताया है पिछड़ी हिंदुओं की जनजाति है, इनको अलग मत कीजिए, ये पिछड़े हिंदुओं की कैटेगरी में उनको रखने की बात की है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, कि जाति अंतर विवाह है केवल जाति के अंदर का, बाहर का, जाति के बाहर या वर्ग के बाहर। तो अंतर जाति विवाह कौन सा होता है? जो जाति के अंदर किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अंतर विवाह भी बोलते हैं, और एक बहिर्विवाह होता है, बहिर्विवाह में जाति के बाहर विवाह किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23,
डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारतीय परंपराओं में मान्यता प्राप्त परिवर्तन के 3 सिद्धांत थे। उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, कौन से दिए थे? श्रुति, विस्मृति, स्मृति, या श्रुति स्मृति शुभ, या फिर श्रुति स्मृति और अनुभव, श्रुति कृति स्मृति। तो डीपी मुखर्जी ने कौन से दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, श्रुति, स्मृति और अनुभव। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखो कि एक कल्याणकारी राज्य डैश बाजार को समाप्त करने की मांग नहीं करता है। तो कल्याणकारी राज्य किस बाजार को नहीं करता? अभी हमने पढ़ा था बाजार किस में आते हैं, तो बाजार किसके थे? पूंजीवादी। तो ऑब्वियसली कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी बाजार को समाप्त नहीं करता है, वो क्या करता है? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को ही साथ में लेकर चलता है, जिससे दोनों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 डायरेक्ट पूछ लिया है आपसे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसने लिखी थी? डीपी मुखर्जी ने, जीएस धुर्वे ने, अनंत कृष्ण अय्यर ने, या फिर AR देसाई ने? किसने लिखी थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक जो थी, वो थी जीएस धुर्वे की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 सूफियों ने पवित्र ग्रंथों की बजाय डैश और डैश पर जोर दिया जो महत्वपूर्ण बदलाव लाने के बारे में। सूफियों ने किसकी बात करी थी? शांतिपूर्ण सहयोग की, घृणा और अनुभव की, मानवता और घृणा की, प्रेम और अनुभव की। देखो घृणा की तो कोई बात नहीं करेगा, तो जहाँ जहाँ घृणा है वो काट दो। ए और डी में से कोई एक ठीक हो सकता है। तो सूफियों ने किसकी बात करे हैं? 2 ऑप्शन हमारे पास खाली है, प्रेम और अनुभव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम और अनुभव। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27 किसका तर्क था कि जाति का अनुभव प्रजाति से हुआ होगा? किसने बोला था कि जाति का जो है अनुभव वो प्रजाति से हुआ? डीपी मुखर्जी ने, जीएस धुर्वे ने, हर्बर्ट रिजले ने, अनंत कृष्ण अय्यर ने? किसने बोला था? तो ये बोला था बेटा हर्बर्ट रिजले ने बोला था कि जाति का उद्भव या अनुभव प्रजाति से हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। फिर से आपका अभिकथन और कारण वाला, जिसमें अधिकतर बच्चे लटकते हैं और जल्दी से कोई कराता नहीं है ये वाले। अभिकथन कह रहा है कि कई ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिक मानते थे कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जनजातियों को संरक्षण दे। कारण दे रहा है कि जनजातियों पर लगातार दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृतियों की मुख्य धारा में अपना समायोजन कर लें। तो ये बात बिल्कुल सही है, जनजातियों पर लगातार दबाव बन रहा था, इसीलिए ब्रिटिश जो प्रशासक थे उनका मानना था कि राज्य के कर्तव्य कि उनको जनजातियों को संरक्षण दिया जाए, इसीलिए इसको संरक्षणवादी नीतियों के तहत भी रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और दोनों आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि किसका मानना था कि जनजातियों की आत्मसात करने से आदिवासियों को गंभीर शोषण और संस्कृति विलुप्त हो जाएगी? किसने बोला था ये? एकतावादियों ने, विकासवादियों ने, राष्ट्रवादियों ने, संरक्षणवादियों ने? तो अभी बताया मैंने ऊपर आपको, तो ये किसका कथन था? संरक्षणवादियों का था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक संबंधों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप होना जरूरी है। राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना जरूरी है, कौन सी बात करता है? तो एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर बात होती है, बट यहाँ पर ऑप्शन में तो है ही नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उसकी जगह पर क्या है? खुली छूट, खुली प्रतियोगिता, या लेसेस फेयर, या डिसेंट फेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेसेस फेयर। लेसेस फेयर को ही हम क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार। तो ऑप्शन में मुक्त व्यापार भी हो सकता है, या डायरेक्ट ही दे देगा लेसेस फेयर, इसी तरीके से दे देगा वो आपको लेसेस फेयर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आधुनिक उद्योग की नींव औद्योगिक क्रांति द्वारा रखी गई थी, जो सबसे पहले शुरू हुई थी। कहां पर हुई थी आधुनिक उद्योग? तो वो कहां पर हुआ था? अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन को देखो इस तरीके से घुमाकर भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 कि किस समाजशास्त्री ने समाज का वर्गीकरण यांत्रिक एकता और सव्यवी एकता में किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यांत्रिक एकता और सव्यवी एकता में किसने किया है? मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्खिम ने, कार्ल मार्क्स ने, या अगस्त कॉम्टे ने किया है? किसने किया है? तो ये किया है हमारे समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने। एमिल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और सव्यवी एकता में किया है। चैनल पर जो वीडियोज कराई है उसके अंदर मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया यांत्रिक एकता क्या होती है और सव्यवी एकता क्या होती है।
क्वेश्चन नंबर 33, आदर्श प्रारूप सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया था? ए ऑगस्ट कॉम्टे, बी एमिल दुर्खिम, सी कार्ल मार्क्स या डी मैक्स वेबर? तो किसने दिया था आदर्श प्रारूप सिद्धांत? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र डैश और डैश द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र? चलो मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो लिखा गया था वो तो लिखा गया था 1848 में। मैंने आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर करवा दिया। कब लिखा गया था? 1848 में। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स और दुर्खिम ने, एंजल्स और मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स और एंजल ने, या मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स ने? तो इसको लिखा था बेटा कार्ल मार्क्स और एंजल ने। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 3 क्रांतियां ने समाजशास्त्र के उद्गम का मार्ग प्रशस्त किया। कौन सी 3 क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति? या बी वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति? सी अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति? डी फ्रांसीसी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति या रूसी क्रांति? तो देखो अमेरिकी क्रांति तो नहीं थी, ना रूसी क्रांति थी, और ना ही इसके अंतर्गत अमेरिकी क्रांति। तो बस अमेरिकी क्रांति और रूसी क्रांति जहाँ वो कट करते रहो, अमेरिकी कट कर दो, अमेरिकी क्रांति नहीं हो सकता, रूसी क्रांति नहीं हो सकता। बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये 3 क्रांति थी जिसने समाजशास्त्र का बहुत ही ज्यादा भला करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 36, मैक्स वेबर के वर्गीकरण के अनुसार इंदिरा गांधी में पाई गई सत्ता किस प्रकार की सत्ता थी? तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्कसंगत वैधानिक सत्ता। तो उसमें से पूछा इंदिरा गांधी के अंतर्गत कौन सी सत्ता पाई जाती थी? तो इंदिरा गांधी के पास में क्या था बेटा? एक कैरिज्मेटिक नेचर था जिसको बोलते करिश्माई सत्ता। उनके नाम पर वोट पड़ते थे, नाम पर भीड़ उखड़ कर आती थी, तो वो थे करिश्माई सत्ता थी। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी 3 टाइप मैंने आपको यहीं पर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 37, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? अगस्त कॉम्टे ने लिखी थी, मैक्स वेबर ने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, एमिल दुर्खिम ने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये लिखी थी ऑप्शन नंबर डी, एमिल दुर्खिम ने, या फिर एमाइल दुर्खाइम भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्स वेबर के अनुसार डैश संगठन का एक तरीका है जिसने घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग होने का अधिकार बनाया। किसने बनाया? मैक्स वेबर किसको बता रहे हैं? तो नौकरशाही है, राजशाही है, या लोकतंत्र है, या अल्पतंत्र है? तो किसने करा है घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग? तो किया है ऑप्शन नंबर ए, नौकरशाही, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। जितना भी प्रशासन है उसने ये काम किया है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, दमनकारी कानून और सतीपूर्वक कानून में अंतर किसके द्वारा किया गया था? या फिर इसको शांतिपूर्वक कानून भी बोल दिया जाता है। अगस्त कॉम्टे ने किया था, डीपी मुखर्जी ने किया था, एमिल दुर्खिम ने किया था, या AR देसाई ने किया था? तो किसने किया था? तो दमनकारी और शांतिपूर्वक कानून भी करा था एमिल दुर्खिम ने। चाहे वो सावयवी अंतर पूछ ले या फिर आपसे दमनकारी और सतीपूर्वक पूछ ले, आंसर इसका एमिल दुर्खिम ही होगा। तो एमिल दुर्खिम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वर्ग संघर्ष किसमें है? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने अलगाववाद के बारे में भी बात करी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 41, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रभुत्व जाति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? प्रभुत्व जाति शब्द किसने करा था? रामास्वामी पेरियार ने, AR देसाई ने, MN श्रीनिवास ने, अगस्त कॉम्टे ने? तो जो आपका प्रभुत्व जाति शब्द है वो किसने किया था? तो हमारे MN श्रीनिवास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। राजस्थान भारत में मेवाड़ के शासक परिवार, प्राधिकरण या सत्ता का एक उदाहरण है। अभी जो मैक्स वेबर ने 3 वर्गीकरण किए थे उसमें से एक पूछ लिया आपसे, इंदिरा गांधी के अंदर कौन सा था? तो ऐसे ही पूछ लिया मेवाड़ के शासक। तो मेवाड़ के शासक किस में थे? पारंपरिक में थे, कानून में थे, करिश्माई थे, या नौकरशाही थे? तो देखो मेवाड़ का शासक यानी कि राजा का, और राजा क्या थे? परंपरा पे चलते हैं,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 43, घैटो बस्ती एक शब्द है जो मूल रूप से उस इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहां डैश मध्यकालीन यूरोप शहरों में रहते थे। इसको घैटोकरण भी बोलते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को घैटोकरण भी बोलते हैं और घैटो बस्ती भी। तो किसके लिए किया गया था? तो जर्मनी के अंदर किया गया था। और ये क्या था बेटा? यहूदी जनजाति जो थी, यहूदी जाति के जो लोग थे, वर्ग के लोग थे, उनके लिए किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। यहूदियों के लिए जहां पर रखा जाता तो उसमें यूज करते थे घैटो शब्द का। क्वेश्चन नंबर 44, योग्यतम के अस्तित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? श्रीनिवास द्वारा, ईवी नरमास्वामी पेरियार के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, हर्बर्ट एंड स्पेंसर। तो योग्यतम के अस्तित्व का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उन्होंने बोला था जो योग्य है वही जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 45, कि शहर में बड़ी संख्या में लोगों का तेजी से परिवहन के साधन द्वारा आवागमन करना क्या कहलाता है? मैंने जिस टाइम पर आपको वीडियोस करा रहा था उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। देखिए, टैरिफ, मॉस ट्रांजिट, परिवहन या घुमंतु, तो किसके लिए होता है? चलो मैं एलिमिनेशन के तरीके से करते हैं। देखो, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ तो सीमा शुल्क होता है। जब क्या होता है, एक सीमा से एक देश से दूसरे देश में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जब सामान को लेके जाते हैं तो उस पर क्या लगाया जाता है? एक सीमा शुल्क लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टैरिफ। परिवहन, जिसका हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो परिवहन के माध्यम होते हैं। घुमंतु, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का काम करते हैं। तो हमारे पास में बचता है बी ऑप्शन, मास ट्रांजिट। इसी को बोलते हैं, मास का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, और ट्रांजिट का मतलब भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने उस टाइम पर आपको एग्जांपल देकर समझाया था। दिल्ली ट्रांजिट बस से देखते होंगे आप, ऑरेंज कलर की दिल्ली के अंदर, तो उसमें एक लिखा होता है दिल्ली ट्रांजिट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीपल्स को लेकर जाते हैं। इसी वजह से ट्रांजिट वर्ड जहां पर भी दिखे वो यही होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से लेकर जाना। क्वेश्चन नंबर 46, वो तो ने पढ़ा होगा दिल्ली ट्रांजिट, लेकिन मतलब नहीं पता होगा, आज पता चल गया, देख लो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 46, गन्ना, चाय, कपास किस प्रकार की खेती है? रबी फसल की है, खरीफ फसल की है, नकदी फसल की है? तो किस प्रकार की खेती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? तो देखो, गन्ना, चाय, कपास, इसको बेचो तुरंत पैसा ले लो। तो कैसी है ये? नकदी फसल है भाई, नकदी फसल, तुरंत पैसा मिलने वाली फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? 2002 में हुआ, 2004 में हुआ, 2006 में हुआ, 2015 में हुआ? तो देखो, नेपाल में राजतंत्र जो समाप्त हुआ वो हुआ है 2006 में। 2015 में तो उनका अपना खुद का संविधान बना लिया अब उन्होंने, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। नेपाल के अंदर भी लोकतंत्र स्थापित हो गया है, राजतंत्र खत्म होके लोकतंत्र आ गया है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, कि संस्कृति का यह आयाम हमें उन सूचनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है जिन्हें हम देखें और सुनते हैं। तो जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। तो संस्कृति का कौन सा आयाम होता है? मानक होता है, सामग्री होता है, अभौतिक होता है, संज्ञानात्मक होता है। तो देखो क्या होता है कि जिसमें हम देखने और सुनने की हमारे अंदर क्षमता होती है उसको बोलते हैं संज्ञान। संज्ञान का मतलब यानी कि हम अपने माइंड से सोच पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं देखने सुनने की क्षमता को संज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 49, सामंती व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी? अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में या अफ्रीका में? तो जो सामंती व्यवस्था थी वो थी हमारी यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर सामंती व्यवस्था प्रचलित थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, डैश समूह शैली, स्वाद और संगठन द्वारा चिन्हित होते हैं? तो ऐसी कौन सी है जो शैली संगठन द्वारा चिन्हित होती है? संस्कृति है, विसंस्कृति है, समाजीकरण है, उपसंस्कृति है? तो देखो, संस्कृति तो नहीं है। संस्कृति में क्या होता है, चिन्हित नहीं करते, एक दूसरे की अपनाने की कोशिश करते हैं, एक हमारे रीति रिवाज होते हैं। विसंस्कृति में जो निम्न जातियां उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाती हैं।
समाजीकरण जिसमें समाज का एकीकरण हो जाए, उप संस्कृति जिसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यानी कि जो 50वें का आंसर हो जाएगा डी, उप संस्कृति होता है जिसके अंतर्गत समूह, शैली, संगठन ये सब होते हैं, उसको बोलते हैं उप संस्कृति। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 51, एक के अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। ए, प्रजाति केंद्रिकता, आवास, महानगरीय संस्कृति या संस्कृति संक्रमण। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातीय केंद्रिकता, जिसके अंदर क्या होता है, एक के अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार अन्य संस्कृतियों के साथ में मूल्यांकन किया जाता है, तो वो होता है प्रजाति केंद्रिकता। क्वेश्चन नंबर 52, आपसे पूछा गया है एक पूरा का पूरा क्विट थिंकर का उठाकर कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, काल नीति या कल नीति, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं आदि शामिल होती हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? तो ये टी.एच. ग्रीन का है, टाइलर का है, मैक्स वेबर का है, श्रीनिवास का है। तो ये बिल्कुल ही आपको सोचकर चलना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी, टाइलर ने बोला था ये। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कि उसे परिवार की संरचना को पहचाने जहां माता का अधिकार होता है उसे प्रभुत्व का प्रयोग होता है। तो कौन सी? अभी मैंने आपको बताई थी, पितृसत्ता में क्या होता है, जिसमें पिता का होता है, और जिसमें माता का अधिकार होता है उसको बोलते हैं मातृसत्ता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, द क्वेश्चन नंबर 54, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द रिपीट द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म। बुक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पेपर के अंदर पूछ ली जाती है ये वाली बुक। तो किसने लिखी थी ये? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, दुर्किम ने लिखी थी, एंथनी गिडेंस ने लिखी थी, या मैक्स वेबर ने लिखी थी? तो ये बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 55, जब एक व्यक्ति एक से अधिक महिला विवाह होती है उसे व्यवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि एक व्यक्ति है और महिलाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो जब शादी कर लेता है, एक व्यक्ति जब अधिक महिलाओं से शादी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एकल विवाह या बाह्य विवाह? तो देखो, व्यक्ति एक है, एक मैन और ज़्यादा फीमेल से शादी कर ले तो क्या हो जाएगा? एक मैन, उसकी बहुत सारी क्या हो गई? पत्नी हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुपत्नी विवाह। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर जिस व्यवस्था के अंतर्गत एक वीमेन या एक महिला, चलो पूरा हटा के तब समझाता हूं आपको, जिसमें एक महिला और बहुत सारे पुरुषों के साथ में शादी कर ले उसको बोलते हैं बहुपति। कि भाई बहुत सारे पति, बहु का मतलब ज़्यादा और बहुपति यानी कि ज़्यादा पति। इसी में आता है आपका एकल विवाह। एकल विवाह यानी कि जब इसमें एक पति पत्नी होते हैं उसको बोलते हैं एकल विवाह, और जिसके अंतर्गत ज़्यादा हो जाए, जो ज़्यादा शादी कर ले, उसको बोलते हैं बहुविवाह। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 56, अभिकथन और कारण का। शिक्षा जीवन प्रेम चलने वाली प्रक्रिया, जीवन भर भी हो सकता है भाई, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन प्रेम भी है, वैसे मतलब एक ही है। इसमें सीखने की औपचारिक संस्था शामिल होती है। तो वही है, ए और आर दोनों सही है या फिर नहीं है, तो उसके हिसाब से आपसे पूछ लिया गया है। तो शिक्षा क्या है? जीवन भर चलती है, ये बात सही है। और सीखने की औपचारिक संस्था शामिल है, बिल्कुल। तो औपचारिक शिक्षा के माध्यम, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, स्कूल है, हमारे कॉलेज हैं, ये सब क्या है? औपचारिक संस्था के माध्यम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा में क्या आती है? हमारे परिवार आते हैं, हमारे आस पड़ोस आता है, समाज आता है। तो इस तरीके से ये हमारे MCQs हमने कंप्लीट करे हैं, 50+ MCQs, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा दिए हैं।
इनसे बाहर नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं से आएंगे। और उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस के माध्यम से भी आपके बहुत सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम का टाइम है, सभी हमारे चैनल पर एनिमेशन तरीके से वीडियोस हमने करा दी हैं। पूरी दोनों बुक आपको कंप्लीट करा दी हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो छूट गया है, क्योंकि जो फर्स्ट बुक से 4 चैप्टर आ रहे थे, सेकंड बुक से 3 चैप्टर आ रहे थे, वो तीनों चैप्टर्स हमने करा दिए हैं। आप जाइए और उन वीडियोस को देखिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए। थैंक यू।